हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है अजीम खान। मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 11 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है। वेव मतलब जब कोई चीज़ पे डिस्टर्बेंस किया जाता है, उस डिस्टर्बेंस से जब भी किस, जैसे मान लो एक पानी है, पानी पे अगर आप पत्थर मारते हो, किसी पानी में अगर आप पत्थर मारोगे तो उस पानी में क्या बनेगी, वेव बनेगी। इसका मतलब है कोई भी तरह के डिस्टर्बेंस से क्या क्रिएट होती है, वेव। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर दो वर्ड छुपे हुए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेटिक वेव, यानी ऐसी टाइप की वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों तरह की वेव होती है। और ऐसी वेव हमें कहाँ पे मिलेगी? तो ऐसी वेव हमें लाइट के अंदर मिलती है, जिसमें मैंने सबसे पहली एग्जांपल लिया है बल्ब। बल्ब का जो टेम्परेचर होता है, इसमें टंगस्टन वायर होता है और इस टंगस्टन वायर की जो टेम्परेचर 25,100 केल्विन डिग्री केल्विन हो जाता है, जिसको वजह से ग्लो करने लगता है। और साइंटिस्ट लोग का मानना है, जैसे सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था कि इसमें से कौन से टाइप की वेव निकलती है, किसी भी चीज़ में से वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। हॉस्पिटल में हमें एक्सरे, सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्सरे ही है जहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं हमारे बोन्स में फ्रैक्चर्स आया है तो कहाँ पर आया है। तो जो एक्सरेज है, एक्सरे भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। हम जो स्टार्स देखते हैं, स्टार की रोशनी, हमारा पूरा कायनात, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा एग्जांपल है। बहुत ही बड़ा नहीं, छोटा बोल रहा हूँ, बड़ा एग्जांपल है। रेडियो एक्टिव रिएक्टर, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्टर में जितने भी एक्सप्लोजन होते हैं, पावर प्लांट्स है, ये सब के अंदर एक ही चीज़ तरह की वेव है जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में जो सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ये एक तरह की रेज है, वो इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। अब वो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बताया। तो सबसे पहला साइंटिस्ट आप लोग को देखो यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला साइंटिस्ट जो है उसका नाम है एच हर्ट्स, हेनरी हर्ट्स और स्टेट हर्ट्स। 1888 में उन्हें सबसे पहले प्रोडक्ट एंड डिटेक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, प्रोड्यूस भी किया और डिटेक्ट भी किया। उसके बाद आए सर जगदीश चंद्र बोस 1895, यानी अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम तब, ऐसे लोग आए। इट प्रोड्यूस 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किए। उसके बाद साइंटिस्ट लोग का सिलसिला आने लगा। जी मार्कोनी 1909 में, इसे तो नोबेल प्राइज़ मिल गया था। इसने डेवलप किया था, फर्स्ट टाइम डेवलप किया था टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग, उसके साथ टेलीग्राफी, जिसके ज़रिए हम लोग मैसेज कर सकते हैं, वो भी वायरलेस सिस्टम, जो कि बड़ी बात है। उसके बाद गॉस लॉ, फाराडेज लॉ और एम्पियर, ये साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना लॉ ही क्रिएट कर दिया। इसमें एक चीज़ है कि इतना ज़्यादा क्या चीज़ है इसके अंदर जिसको पढ़ना इतना ज़रूरी है। ये एक शॉर्ट वे है जिसके ज़रिए हम लोग सिर्फ चीज़ें ट्रैवल नहीं करा सकते, कम्युनिकेशन डेटास को भी ट्रैवल करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया है, पढ़ना इसको समझना ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले आते हैं कि हम तो लाइट से बात नहीं करेंगे, हम लोग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करंट के बेस पे करते हैं, तो हम लोग करंट को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को मैंने आई सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और नीचे फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई 0 अपॉन डी टी। एक्चुअली 50 को नॉट बोलते हैं, है ना। तो ये फार्मूला क्या इंडिकेट करता है? ये एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के बेस पर बदलता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के बेस पर बदलेगा, डी का मतलब ये होता है बदलना, चेंज। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे फ्लक्स फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है जिसने ये चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नियर बाय आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, हम लोग बेसिक जानकारी ले चुके हैं, तो हम लोग अब ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह की वेव है दैट आर कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग साइनसॉइडली एट राइट एंगल टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके,
तो ये जो डेफिनेशन है वो क्या बता रही है कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो, उस एक्सेलरेट करने से, देखो यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तभी कर पाएगा जब मैं कौन से टाइप की करंट को यूज़ करूँगा, एसी या डीसी वाला? बोलो बोलो, एसी वाला या डीसी? मुझे तो एसी पसंद है, अच्छी हवा देता है। हाँ, अल्टरनेटिव करंट, यस, अल्टरनेटिव अगर करंट यूज़ करते हैं तभी हम लोग को इस तरह की एक्सेलरेटिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल मिलेगा। एक्सेलरेटिंग मतलब जिसकी वेलोसिटी बदलती है। जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो रुक रुक के बहता है, वो कंटिन्यूसली नहीं बहता है, जैसे ऐसे से रुक रुक के बहता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की वेव क्रिएट होती है। यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है, ये सिंबल है अल्टरनेटिव करंट का। तो यानी इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूस अपनी वेलोसिटी बदलते रहते हैं। तो ये अल्टरनेटिव करंट का जो डायरेक्शन होगा, मान लो ये जो लाइन है ये प्रोपोगेशन लाइन बोलते हैं इसको, ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन बताती है, मतलब ट्रैवलिंग को बताती है। मान लो इसमें से करंट जा रहा है, मान लो ये वायर है, तो इस वायर के आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। तो ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ज़ीरो, फिर ऊपर पॉजिटिव, फिर नीचे फिर ज़ीरो, फिर अगेन नेगेटिव। ये बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे कभी खुशी कभी गम, फिर भी रहे साथ हम। ये ट्रैवलिंग करने का इसका ये एक तरीका है ना। तो ये जो वेव है, ये जो मैंने बनाई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वेक्टर ई सिंबल से, कैपिटल ई से। अब बोलते हैं कि जो दूसरी वेव होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रैवल करती है। ये जो ऑरेंज कलर से मैंने ये जो नीचे बताया, मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ कर लिया। ये जो ये वाली जो कलर की वेव है मैं जो बना रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अलग कलर ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर दिखाए, अच्छे से दिखे। इसको बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन तो एक ही होता है पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक दोस्त का नाम है ए, दूसरे का नाम है ए बी नहीं बोलेंगे, एक काम करना नाम लेते हैं। एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है रवि। दोनों एक ही कामयाबी के लिए आगे की स्टडी कर रहे हैं। दोनों का सपना JEE इंजीनियरिंग करने का है, पर दोनों ने रास्ते अलग अलग चुने। राजू ने होम ट्यूशन का सहारा लिया और जो रवि है उसने सहारा लिया कोचिंग क्लास का। अब दोनों एक ही अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, पर दोनों एक ही कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, JEE का करना चाहते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही यहाँ पे भी जो राजू रवि, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये राजू रवि की तरह काम कर रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोलते हैं जब किसी सप्लाई में से करंट जाता है ना, तो उसके आसपास, ये याद रखो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इस तरह की जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये कंडक्टिंग मटेरियल में कभी नहीं बनेगी। समझ में आया आप लोग को? तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे चार्ज हो गया, चार्ज की भी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड में ही ट्रैवल करता है। ये चार्ज की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड ही होती है। तो अगर ऐसा केस है तो उस स्पेस में हमें पहले से पता है कि फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है वो देखो ज़रा। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1/√ऑफ μ0 ε0। यहाँ पर μ0 और ε0 दोनों परमिटिविटी ऑफ मीडियम को बता रहे। देखो नीचे लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ इन फ्री स्पेस। पर μ0 और ε0 दोनों ही परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो है एक डिफरेंस, जो μ0 वो मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। यानी दोनों अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करे और दोनों की वैल्यू भी है। जो μ0 उसकी वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर/एम्पियर, और जो ε0 उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अबॉय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अबॉय मतलब फॉलो करता है। बताओ जब दो वेव है, मान लो दो वेव है, जब ये आपस में मिलती है तो या तो डिस्ट्रक्टिव होगी या तो कंस्ट्रक्टिव होगी, या तो बड़ी हो जाएगी वेव या तो एकदम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगी, बराबर। इस उसूल को, इस कंडीशंस को सुपरपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा था, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कांस्टेंट। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों इक्वल होगी।
आगे लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब कोई वेव ट्रैवल करती रहो, जब वेव का माउंटेन हम बना रहे, जो डायग्रामेटिकली हम जो वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें ये जो माउंटेन होता है यहाँ से लेके इस माउंटेन तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जब दो वेव मिलेगी और आपस में कंबाइन होगी तो इंटेंसिटी 1 गुना बनेगी, यानी जब आप डबल एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी 1 गुना बढ़ेगी, यानी अगर इंटेंसिटी दुगुना है मतलब एम्पलीट्यूड 4 गुना हो गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड से कम रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि 2 टाइप की वेव बन रही है हमारे, हम लोग ने अभी ऊपर देखा, देखो 2 टाइप की वेव बन रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और दूसरी क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उसके बेस पर मैं बोल सकता हूँ कि जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को मैं बी नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो उस बेस से मैं बोल सकता हूँ जो ई नॉट है वो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो है 1/2 एप्सिलॉन 0 E0। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं एक्चुअली इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। ये दोनों की जो इंटेंसिटी वो एक जैसी होगी। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में। अब जाहिर बात है हमारी जो वेव है वो कैसे बढ़ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल अगर क्रिएट करता हूँ इधर पे 0 पे, तो इस एंगल के अपोजिट, यहाँ अपोजिट क्या है, मेरा हाइपोटेनियस है और ये मेरा हाइपोटेनियस अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन ही एक मात्र तरीका है जिससे मैं किसी वेव के डायरेक्शन की स्टडी कर सकता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्री को लिया गया है। तो उस बेस पे फॉर्मूला क्या है, ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, साइन डायरेक्शन को कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, के एक्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को बता रहा है और माइनस ओमेगा टी ये बता रहा है कि जैसे जैसे वेव आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कमज़ोर होएगी और छोटी छोटी होती जाएगी। समझ गए। तो यहाँ से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो भी डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल उसी तरह से मैं भूल ही गया कि उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी इक्वेशन बनाई गई है। सेम है, ई की जगह पर बी लिया गया है, पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ से हम लोग कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले लाइट के स्पेक्ट्रम पर समझते हैं। जब किसी प्रिज्म से कोई लाइट पास की जाती है तो उस लाइट से यहाँ पर 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग के बैंड दिखाई देते हैं, बोलते हैं कि 7 रंग दिखाई देते हैं जो उसमें छुपे हुए होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी इसी तरह के रंग नहीं होते, बोलते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बहुत सारे टाइप की होती है, हर एक चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। समझ गए। तो उस के जो बैंड बनाते हैं हम लोग, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन करके ग्रुप में बैंड बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पट्टी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा है कि द ऑर्डरली अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बेस पर एक फिक्स ग्रुप बनाकर डिफरेंट प्रॉपर्टी में अरेंज करते हैं, है ना, उनकी मतलब ग्रुप्स के हिसाब से, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को ही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, विजिबल रेज है, IR रेज है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो। इसमें से सिर्फ हम लोग ये यूवी रेज ही देख पाते हैं, जिसको मैंने फर्दर स्प्लिट किया है यहाँ पर विबग्योर में, है ना। हम 7 रंग देख पाते हैं, वायलेट विबग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनकी वेवलेंथ भी यहाँ लिखी है जो मैं नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ नंबर देख लो। वायलेट के नंबर छोटे हैं और रेड के नंबर बड़े, यानी इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हुई। करेक्ट।
अब आते हैं यहाँ पे जो नया जानकारी है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इसको याद कैसे करेंगे। तो मैंने लेफ्ट साइड में ट्रिक्स लिखी है। गाड़ी एक्सयूवी, कार गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी है, कार गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। कार गाड़ी, गाड़ी क्या है, गामा रेज, एक्स एक्स रेज, यूवी रेज, वी विजिबल रेज, इन मतलब IR रेज, माई मतलब माइक्रोवेव, एंड रेंज मतलब रेडियो वेव। इस तरह से आपको याद करना है, इजी है। कार गाड़ी इन माई रेंज, ओके, इस ट्रिक से याद रखना है। इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, मैं सिंपल बताता हूँ। गामा रेज की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे आएंगे फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। और इस तरह से वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी के अपोजिट होती है। ऊपर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ कम होती जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट कंटेंट है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर कोई भी कन्फ्यूजन है और डिटेल्स चाहिए या कोई वीडियो चाहिए।